नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये जो दुनिया है, हमारा पर्यावरण, ये असल में एक बहुत ही खूबसूरत धागे की तरह बुना हुआ है? मतलब यहाँ हर एक चीज़, क्या छोटी क्या बड़ी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज इसी प्यारे और हाँ, बहुत नाजुक ताने-बाने की कहानी को समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक बगीचा, एक छोटा सा तालाब और हमारी ये पूरी की पूरी पृथ्वी, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब ही हमें पर्यावरण का सबसे बड़ा राज बताने वाला है। और पता है उस पहेली का जवाब क्या है? वो है पारितंत्र। जी हाँ, इकोसिस्टम। ये एक तरह का जादुई सिस्टम है जो एक नन्हे से तालाब से लेकर हमारी पूरी पृथ्वी तक हर जगह जिंदगी का बैलेंस बनाकर रखता है। तो अब सवाल आता है कि ये पारितंत्र, ये इकोसिस्टम आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे समझिए कि किसी भी जगह की सारी जिंदा चीजें और वहां की बेजान चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सब जब एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो बस वही एक पारितंत्र बन जाता है। बिल्कुल एक टीम की तरह, जहां हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो चलिए अब इस टीम के दो हिस्सों को जरा ठीक से जानते हैं। एक तरफ है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब टीम के सारे खिलाड़ी जो जिंदा हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हम इंसान, और हाँ, वो इतने छोटे छोटे जीव भी जिन्हें हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। और दूसरी तरफ है अजैविक घटक, एबायोटिक, यानी वो मैदान जिस पर ये पूरा खेल खेला जा रहा है, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बारिश, हवा, मिट्टी। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी जिंदगी का खेल शुरू होता है। अब मजे की बात यह है कि इस टीम में ना हर खिलाड़ी का अपना एक फिक्स रोल है। सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। ये हैं टीम के शेफ, मतलब हमारे हरे पौधे जो सूरज की रोशनी से सबके लिए खाना तैयार करते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी हम जैसे कंज्यूमर्स जो इस बने बनाए खाने को खाते हैं। और सबसे आखिर में आती है हमारी क्लीन अप क्रू यानी डीकम्पोजर्स। ये बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, ये मरे हुए जीवों को साफ करके सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। है ना जिंदगी का एकदम परफेक्ट सर्कल? तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे खिलाड़ी एक दूसरे से आखिर जुड़े कैसे हैं? इसका जवाब है एनर्जी। और इसी एनर्जी का जो फ्लो है ना एक से दूसरे में, उसे ही हम कहते हैं आहार श्रृंखला या फिर फूड चेन। इसे ना एनर्जी की एक सीढ़ी की तरह इमेजिन कीजिए। इसका हर स्टेप, हर पायदान एक पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल है। तो सबसे नीचे पहले पायदान पर कौन है? हमारे पौधे जो एनर्जी बना रहे हैं। फिर दूसरे पायदान पर आते हैं वो शाकाहारी जो इन पौधों को खाते हैं। उनके ऊपर तीसरे पायदान पर छोटे मांसाहारी, और सबसे टॉप पर चौथे पायदान पर हैं बड़े शिकारी। एनर्जी का फ्लो हमेशा ऐसा ही होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। पर एक मिनट, ये सारी एनर्जी आखिर आ कहाँ से रही है? इसका अल्टीमेट सोर्स तो हमारा सूरज ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। पता है, पौधे सूरज से मिलने वाली टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा खाने में बदल पाते हैं? सिर्फ 1%। जी हाँ, जस्ट 1%। और यहीं पर आता है नेचर का एक बहुत जरूरी नियम, 10% का नियम। मतलब ये कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव को खाता है ना, तो उसे मिलने वाली एनर्जी में से सोचिए 90% तो उसके अपने काम जैसे दौड़ने, भागने, जिंदा रहने, इसी में खर्च हो जाती है। तो अगले लेवल के लिए, अगले शिकारी के लिए कितनी बची? सिर्फ 10%। ये एक तरह का एनर्जी टैक्स है जो हर लेवल पर कटता ही कटता है। और इसी एनर्जी टैक्स की वजह से ही कोई भी फूड चेन बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। आप खुद ही सोचिए, हर स्टेप पर एनर्जी इतनी कम होती जाती है कि चौथे या पांचवें लेवल तक पहुंचते पहुंचते अगले जीव के लिए खाने को कुछ खास बचता ही नहीं। यही कारण है कि नेचर में हमें ज्यादातर 3 या 4 स्टेप्स की ही फूड चेन्स देखने को मिलती है। लेकिन असल में क्या होता है? असलियत में नेचर में कोई भी जानवर सिर्फ एक ही चीज तो नहीं खाता, राइट? उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए एक सीधी सादी फूड चेन के बजाय कई सारी चेन्स आपस में उलझकर मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल बना लेती हैं। और इसी को हम कहते हैं आहार जाल या फूड वेब। ये जिंदगी के कनेक्शंस की ज्यादा सच्ची तस्वीर है। प्रकृति का ये जो जाल है ना, ये जितना खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स है, उतना ही नाजुक भी है। और अक्सर हम इंसानों की एक्टिविटीज से इस डेलिकेट बैलेंस की
कोई ना कोई कड़ी टूट जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। होता क्या है, जब हम फसलों पर पेस्टिसाइड्स जैसे खतरनाक केमिकल्स डालते हैं तो वो धुलकर मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं। फिर वहां से ये केमिकल्स पौधों में पहुंचते हैं, पौधों से उन्हें खाने वाले शाकाहारी जानवरों में, और फिर उन जानवरों से मांसाहारियों के शरीर में जमा होते जाते हैं। और खतरनाक बात यह है कि हर अगले लेवल पर इन केमिकल्स की मात्रा बढ़ती जाती है। और क्योंकि हम इंसान इस फूड चेन में सबसे ऊपर है, हमारे शरीर में इन जहरीले केमिकल्स की मात्रा सबसे ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। हमारी एक्टिविटीज का असर सिर्फ फूड वेब पर ही नहीं बल्कि ओजोन लेयर पर भी पड़ता है। अब ये जो ओजोन है ना, ये बड़ी ही अजीब चीज है। मतलब यहाँ हमारे आसपास जमीन पर ये एक जहरीली गैस है, लेकिन यही गैस जब वायुमंडल में बहुत ऊपर होती है तो हमारे लिए एक शील्ड, एक रक्षा कवच बन जाती है। ये हमें सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। पर हुआ ये कि पुराने फ्रिज और एसी में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास केमिकल्स थे जिन्हें CFCs कहते हैं, वो इस रक्षा कवच में, इस शील्ड में छेद कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, ज्यादा यूवी किरणें जमीन तक पहुंचने लगीं, जिससे स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क बढ़ गया। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। 1987 में पूरी दुनिया ने मिलकर इन खतरनाक केमिकल्स के प्रोडक्शन पर रोक लगाने का फैसला किया। और आज अच्छी बात यह है कि हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे हील हो रही है, ठीक हो रही है। अच्छा, तो ये ओजोन और फूड वेब, ये सब सुनने में बड़ी बड़ी बातें लगती हैं ना, पर इनका सीधा कनेक्शन हमारी रोज की जिंदगी से है। और ये कनेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? हमारे कचरे में। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी अपनी जिम्मेदारी की, यानी वेस्ट मैनेजमेंट की। देखिए, हम अपने कचरे को ना 2 अलग अलग टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है बायोडिग्रेडेबल की, यानी जैव निम्नीकरणीय। ये वो कचरा है जो नेचर का ही हिस्सा है और कुछ ही टाइम में आसानी से गलकर वापस मिट्टी में मिल जाता है। और दूसरी टीम है नॉन बायोडिग्रेडेबल की, यानी अजैव निम्नीकरणीय। ये वो कचरा है जिससे हमारी प्रकृति पचा नहीं पाती और ये सालों साल बल्कि सदियों तक हमारे पर्यावरण में यूं ही पड़ा रहता है। और इनको पहचानना बहुत ही आसान है। सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, कागज, सूती कपड़ा, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं, कुछ ही समय में खत्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्लास्टिक की थैलियाँ, कांच की बोतलें, मेटल के कैन्स, ये तो हजारों साल तक वैसे के वैसे ही पड़े रह सकते हैं और लगातार हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो पर्यावरण की ये पूरी कहानी, ये ताना बाना अब हमने समझ लिया है। पर अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी में हमारा किरदार क्या होगा? क्या हम वो किरदार बनेंगे जो प्रॉब्लम को और बढ़ाता है, या फिर वो जो सल्यूशन का हिस्सा बनता है? देखिए, इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर अपने छोटे बड़े एक्शन से देना होगा।